Hello friends, I am Ashish Sharma and I again welcome you to my YouTube channel Ashish Sharma Physics पाठशाला। इससे पिछले लेक्चर में हमने गाउस का नियम पढ़ा था। आज हम गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। गाउस के नियम के अनुप्रयोग। देखिए राजस्थान बोर्ड में 6 अनुप्रयोग चलते हैं इसके। फर्स्ट, अनंत लंबाई वाले रेखीय तार के कारण। मैंने आपको बताया था काम क्या आता है, ये विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के। क्या काम आता है गाउस का नियम? विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के। तो किसके कारण? अनंत लंबाई वाले रेखीय तार के कारण विद्युत क्षेत्र। सेकेंड, समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र। थर्ड, समरूप आवेशित, ये अचालक है, अब हम किसके कारण पढ़ेंगे? चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र। फोर्थ, समरूप आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र। नेक्स्ट वन, समरूप आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। एंड लास्ट, समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण। तो आपको पहला काम तो ये करना है कि आपको 6 के 6 ही याद करने हैं कि कौन से अनुप्रयोग हमें पढ़ने हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कुछ और आप वहां लिख के आते हैं कुछ और, तो आपको ये याद रखने हैं। अब इसके लिए मेथड क्या है? फिक्स पैटर्न है इसका। एक बार याद कर लो, 6 के 6 में सेम मेथड रहेगा और इनमें से एक राजस्थान बोर्ड में हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की दिशा का निर्धारण कर लेंगे। विद्युत क्षेत्र की दिशा का निर्धारण करेंगे। विद्युत क्षेत्र की दिशा के निर्धारण के बाद हम क्या करेंगे? एक गाउसियन पृष्ठ मानेंगे। गाउसियन पृष्ठ क्या होता है, कैसा होता है, इससे पिछले लेक्चर में आपको बताया था। इस गाउसियन पृष्ठ में गाउसियन पृष्ठ भी ऐसे मानेंगे कि या तो दोनों समांतर हो या लंबवत हो। ई वेक्टर और डीएस वेक्टर या तो पैरेलल हो या परपेंडिकुलर हो। यहां पे हम 2 ही प्रकार के मानते हैं, एक बेलनाकार और दूसरा गोलाकार। फर्स्ट जो 3 अनुप्रयोग है उसमें बेलनाकार और लास्ट वाले 3 में हम मानेंगे गोलाकार। उसके बाद आपको क्या करना है? फ्लक्स की परिभाषा लगानी है। आप अपनी नोटबुक में नोट करते रहे साथ साथ ये, और याद कर लें कि कैसे काम करना है हमें। फ्लक्स की परिभाषा, उसके बाद आपको गाउस का नियम लगाना है। यहां से एक इक्वेशन आएगी और यहां से दूसरी इक्वेशन आएगी, और इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को इक्वल रखना है और आपको विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट कर लेना। ये आपका फिक्स पैटर्न है, आपको ये स्टेप हर अनुप्रयोग में फॉलो करनी है। हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट, अनंत लंबाई वाले रेखीय तार के कारण विद्युत क्षेत्र। अनंत लंबाई वाले, या इसे अपरिमित भी कह सकते हैं हम,
रेखीय तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए ये मान लीजिए हमारे पास अनंत लंबाई वाले समरूप आवेशित किसी रेखीय चालक तार का एक हिस्सा है एक्स वाई, जो एक समान रूप से में समरूप आवेशित है। मान लीजिए इसको प्लस क्यू चार्ज दिया गया है, ये प्लस क्यू चार्ज इस पर इस प्रकार से वितरित है। अभी देखिए ये तार है और तार को जब आवेश दिया जाता है तो किसके अनुदिश, उसकी लंबाई के अनुदिश वितरित होता है, और जब दिया गया आवेश लंबाई के अनुदिश वितरित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश वितरण। और हमने मान लिया कि इसका जो रेखीय आवेश घनत्व है, रेखीय आवेश घनत्व, वो कितना है हमारे पास, लैम्डा। इस एक्स वाई जो ये अल्पांश अपन ने लिया है, जो हिस्सा लिया है, इसकी जो लंबाई है एक्स वाई तार की लंबाई, ये मैंने मान ली L। ये मान लीजिए इसका सेंटर पॉइंट है O, ये सेंटर पॉइंट है O। इस तार से लंबवत दूरी स्मॉल r, लंबवत दूरी स्मॉल r पर कोई पॉइंट P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जैसा हमें चित्र में दिया गया है सेम हम एज इट इज लिख लेंगे। क्या दिया गया है हमें चित्रानुसार, एक्स वाई एक अपरिमित समरूप आवेशित तार का एक भाग है जिसके कारण इससे लंबवत दूरी स्मॉल r पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना, ठीक है। जबकि तार की लंबाई स्मॉल l एवं रेखीय आवेश घनत्व कितना है आपके पास, लैम्डा। अब देखिए इस तार के कारण हमें पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। अब हम गाउस का नियम लगाएं और अल्पांश नहीं माने, ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो हमें क्या मानना पड़ेगा, सबसे पहले अल्पांश। तो हम इस सेंटर पॉइंट O से, ध्यान से समझना क्योंकि अगले जो दो अनुप्रयोग हो रहे हैं, मतलब गाउस के फर्स्ट 3 एप्लीकेशन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने की सेम प्रोसेस है। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसकी दिशा का निर्धारण कर रहे हैं, इसके बाद हम इसके परिमाण का निर्धारण करेंगे। इस सेंटर पॉइंट O से सममित दूरी पर ये जो टोटल डिस्टेंस है आपके पास, ये तो मैंने मान ली कितनी, L। लेकिन यहां से और किसी दूरी D पर ये जो डिस्टेंस है ये मैंने मान ली D, और ऐसे ही इस पॉइंट O से समान दूरी पर ऊपर और नीचे दोनों तरफ ये आपने दो अल्पांश माने। ये अल्पांश मैंने ले लिया A और ये अल्पांश मैंने मान लिया B। इन दोनों का क्षेत्रफल ds है और ये सेंटर पॉइंट O से सममित दूरी पर है। इसका भी कितना है ds और इसका भी कितना है ds।
अब इस अल्पांश को हम पॉइंट P से मिला देते हैं। ये जो एंगल है ये मैंने मान लिया थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा, क्योंकि ये डिस्टेंस r सेम है, दोनों के लिए कॉमन भी है, और ये भी d, ये भी d। ये जो डिस्टेंस है आपके पास ये कितनी हो जाएगी भाई, ये कर्ण है, और कर्ण क्या होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का अंडर रूट, तो r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ऐसे ये क्या हो जाएगा r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ध्यान से समझना चित्र को। अब ये हमारा पहला अल्पांश है, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है धनावेश है, धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश से परे, धनावेश से परे मतलब इधर की तरफ होगी, ये लो पहला अल्पांश है इसलिए मैंने इसको नाम दे दिया dE1 वेक्टर। अगर ये पूरा तार होता तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 लेते, लेकिन अल्पांश के कारण है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कितनी लेंगे अल्प, तो dE1 वेक्टर। अब दूसरा अल्पांश ये वाला है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें तो इससे परे तो किधर आएगी इधर की तरफ, dE2 वेक्टर। ये जो एंगल है थीटा, ये दोनों सेम सेम आएंगे थीटा, ये भी कितना थीटा। अब ये हमारे पास पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की दिशाएं आ गई, किसके कारण, एक अल्पांश A के कारण, दूसरा अल्पांश B के कारण। लेकिन हमें तो परिणामी विद्युत क्षेत्र E की दिशा ज्ञात करनी है। यहां जो दो दिशाएं आई हैं ये दिशाएं कैसी हैं, भिन्न भिन्न, इनका परिमाण तो क्या होगा एक समान, क्यों, क्योंकि आवेश बराबर है और दूरी भी, ये जो डिस्टेंस है ये भी इक्वल है, इसलिए dE1 वेक्टर और dE2 वेक्टर परिमाण में तो एक समान लेकिन दिशा में भिन्न भिन्न। और मैंने आपको बताया था जब भी ऐसी स्थिति आ जाती है ये दिशा में भिन्न भिन्न हो तो हमें क्या करना होता है, हम dE1 वेक्टर और dE2 वेक्टर को, घटकों में वियोजित करते हैं। कुछ थोड़ा सा लिख लेते हैं जो भी अपन ने किया है। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करने के लिए मध्य बिंदु O से सममित दूरी स्मॉल d पर दो समान क्षेत्रफल अल्पांशों A एवं B की परिकल्पना करते हैं, जिनका क्षेत्रफल कितना है ds सदिश। अल्पांशों A एवं B के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं dE1 सदिश एवं dE2 सदिश क्रम से A के कारण कितनी है dE1 सदिश और B के कारण dE2 सदिश, परिमाण में एक समान किंतु दिशा में कैसी हैं, भिन्न भिन्न है। अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा
ज्ञात करने के लिए DE1 वेक्टर एवं DE2 वेक्टर को घटकों में वियोजित करने पर। अब हम क्या करेंगे, इसे कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। कंपोनेंट में डिवाइड करना सिखाया था आपको। देखिए कैसे करेंगे, ये थीटा है तो थीटा की साइड ये वाला जो कंपोनेंट आएगा इसका, ये हो जाएगा DE1 cos थीटा, और इसके जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा इसका वो हो जाएगा आपके पास DE1 sin थीटा। ऐसे इस DE2 का थीटा की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा ये आपके पास हो गया DE2 cos थीटा। ऐसे ही जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा दैट इज DE2 sin थीटा। तो हम लिखेंगे कि DE1 वेक्टर का क्षैतिज घटक DE1 cos थीटा और DE1 वेक्टर का ऊर्ध्वाधर घटक DE1 sin थीटा। इसी प्रकार हम DE2 के लिए करेंगे, तो DE2 वेक्टर का क्षैतिज घटक DE2 cos थीटा और DE2 का ऊर्ध्वाधर घटक DE2 sin थीटा। अब यहां से देखिए DE1 sin थीटा और DE2 sin थीटा ये परिमाण में समान लेकिन दिशा में विपरीत है, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। जबकि ये दोनों घटक परिमाण में भी समान है और दिशा में भी समान है, इसलिए परस्पर जुड़कर पॉइंट P पर परिणामी तीव्रता प्रदान करते हैं। इस बात को हम लिख देंगे यहां पे। क्योंकि DE1 sin थीटा एवं DE2 sin थीटा, DE1 sin थीटा एवं DE2 sin थीटा परिमाण में समान किंतु दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। जबकि क्षैतिज घटक कौन कौन आ रहे थे, DE1 cos थीटा एवं DE2 cos थीटा परिमाण एवं दिशा में समान होने के कारण परस्पर जुड़कर परिणामी तीव्रता प्रदान करते हैं। ये हमारे पास डायरेक्शन आ गई, किधर आई देखिए, ये इन दोनों ने तो कैंसिल कर दिया, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर आई, इधर। परिणामी विद्युत क्षेत्र किधर आ गया आपके पास, इधर। इधर का मतलब OP के अनुदिश। तो अतः कैसा था ये, अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा
सदैव इसके लंबवत। यहां लंबवत किसे कहेंगे हम? ओपी के अनुदिश। होती। तो ये हमारे पास डायरेक्शन आ गई। अगले जो दो एप्लीकेशन है उसमें भी डायरेक्शन सेम रहेगी। एक बार दोबारा से समझ लीजिए, ये मध्य बिंदु, ये हमने अल्पांश माने, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर DE2 वेक्टर, इसके कारण DE1 वेक्टर, ये दोनों परिमाण में समान लेकिन दिशा में भिन्न भिन्न, इसलिए हमने इसको घटकों में वियोजित किया। ये क्षैतिज घटक DE1 cos थीटा, इसका ये क्षैतिज घटक DE2 cos थीटा, इसका ऊर्ध्वाधर घटक DE1 sin थीटा, इसका ऊर्ध्वाधर घटक DE2 sin थीटा। D1 sin थीटा और DE2 sin थीटा परिमाण में समान लेकिन दिशा में विपरीत, इसलिए एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। जबकि ये दोनों परिमाण एवं दिशा दोनों में समान होने के कारण परस्पर जुड़कर परिणामी तीव्रता प्रदान करते हैं। इसका मतलब किसी अनंत रेखीय तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके कैसी होती है? लंबवत होती है। ये आपका तार और ये विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो कैसी हो जाएगी इसके? देखिए अब हमें क्या ज्ञात करना है? इसका परिमाण। दिशा तो ज्ञात कर ली हमने, अब परिमाण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? बड़े ध्यान से समझना है आपको, अभी समझ आ जाएगा हाथों आदि। ये हमारे पास एक तार था और इस तार से स्मॉल r दूरी पर कोई पॉइंट P लिया हुआ था हमने, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब गाउस का नियम लगाना है, इसका मतलब हमें गाउसियन पृष्ठ मानना पड़ेगा। और गाउसियन पृष्ठ फर्स्ट 3 के लिए कैसा बताया मैंने? बेलनाकार। तो हमने क्या कर लिया? एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ यहां पे हमने ड्रॉ कर लिया। कैसे बनाया है? देखिए, अनंत लंबाई वाले तार के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए इस तार को बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की अक्ष मानकर एक ऐसा बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ खींचते हैं कि बिंदु P गाउसीय पृष्ठ की सतह पर हो। या आप ये भी कह सकते हैं कि जो दूरी स्मॉल r दी, स्मॉल r दूरी वाले बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं। इससे क्या होगा? दूरी की जगह आप त्रिज्या भी लिख सकते हैं। बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं जिसके वक्र पृष्ठ पर बिंदु P स्थित है। आप चाहे जैसे लिख सकते हैं इसको। अब देखिए, इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, आपको मैंने स्टेप बताए थे गाउस के नियम के अनुप्रयोग के।
तो सबसे पहला क्या था उसमें, हमने दिशा ज्ञात कर ली, गाउसीय पृष्ठ मान लिया। अब हम क्या करेंगे, फ्लक्स की परिभाषा लगाएंगे। तो इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ के संबंध में विद्युत फ्लक्स कितना हो, फाई हो तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या कहती है कि फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एस एंड ई डॉट ds। क्लियर? लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी हमें क्या करना है, इसके बंद पृष्ठ का समाकलन करना है। अब इसके बंद पृष्ठ का समाकलन करने के लिए क्या, देखिए क्या करेंगे हम, इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ को 3 भागों से मिलकर बना माना जा सकता है। देखिए कोई भी बेलन है, मान लीजिए ये कोई बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ है, ये कितने भागों से मिलकर बना होगा, 3। कौन कौन से, पहले भी बताया था मैंने आपको। एक ये वाला वृत्ताकार भाग, इसका ये वाला वृत्ताकार भाग, एक इसका ये वाला वृत्ताकार भाग, और तीसरा इसका वक्राकार भाग, ये जो पूरा है। तो फर्स्ट वृत्ताकार भाग S1, दूसरा या आप इसको कह सकते हैं कि ऊपरी वृत्ताकार भाग सेकंड, निचला वृत्ताकार भाग S2 एंड थर्ड वक्राकार भाग S3। देखिए अब समझिए इसको, यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी, हमेशा तार के लंबवत। ये आपका तार है, इसके लंबवत। यहां किधर होगी, इधर, और यहां भी किधर होगी, इधर। जब हम बात करेंगे क्षेत्रफल की, इसको हमने क्या माना है, S1, इसको हमने क्या माना है, S2, और जिसका वक्राकार भाग है, ये वाला भाग जो इसके चारों तरफ है, इसको हमने क्या माना है, S3। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र की दिशा के मध्य एंगल देखना है, कोण देखना है। तो हम क्या करेंगे, यहां मैंने कोई अल्पांश मान लिया ds1, ये अल्पांश है आपका कोई ds1। इसकी दिशा किधर होगी, ऊपर की तरफ। भाई क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर होती है, हमेशा इसके लंबवत, जबकि विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर। तो ये जो एंगल है आपके पास θ1, दैट इज कितना आ गया, 9। ठीक ऐसे ही यहां भी मैंने एक अल्पांश माना, और इस अल्पांश की दिशा मेरे पास किधर आ गई, क्षेत्रफल अल्पांश सदिश की नीचे की तरफ। ये हो गया आपके पास ds2 सदिश, ई वेक्टर इधर ही है। तो यहां ये जो θ2 था, ये भी आपके पास कितना आ गया, 9। यहां एक और अल्पांश मानेंगे हम, ये हमने मान लिया ds3। इस अल्पांश की दिशा इसके लंबवत, ये है, इसके लंबवत किधर होगा, इधर की तरफ, ऐसे, ये लंबवत हो गया। और विद्युत क्षेत्र तो पहले ही तार के लंबवत है, ये ds। ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, एक बार दोबारा समझिए। वृत्ताकार जो दोनों भाग हैं, इनकी दिशा किधर होगी, लंबवत बाहर की तरफ। तो विद्युत क्षेत्र और ये ds1 वेक्टर, इनमें एंगल कितना आ गया, 90-90, और ये इसके लंबवत, जबकि विद्युत क्षेत्र भी इसके लंबवत। तो ये दोनों एक ही दिशा। अपन ने 3 भागों में बांट लिया इसको। आता है बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध
विद्युत फ्लक्स निम्न अनुसार होगा। देखिए अब क्या होगा, जो आपके पास ये आ रहा था एस ई डॉट डी एस, इसको समझना आप ध्यान से ना। इसका मतलब तो क्या है कि इस बंद पृष्ठ का समाकलन मतलब पूरे बेलन का समाकलन। अब इसको हम अलग अलग तीन हिस्सों में डिवाइड किए तो हम तीनों को अलग अलग करके लिखेंगे। कैसे? ये S1 का समाकलन S1 E डॉट डी एस 1 प्लस S2 E डॉट डी एस 2 प्लस S3 E डॉट डी एस 3। लेट्स सपोज इक्वेशन नंबर सेकंड, ये जो मान है ये किसका मान और इसका मान है, तो ये मान मैं यहां रख दूं। समीकरण, ये सारा काम हम क्यों कर रहे हैं? फ्लक्स ज्ञात करने के लिए। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए क्या आ गया आपके पास, 5 इज इक्वल्स टू S1 EDS1 S2 EDS2 and S3 EDS। अभी डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, अदिश गुणा है। अदिश गुणा को सोल्व कैसे करते हैं हम? 5 इज इक्वल्स टू S1 EDS1 cos थीटा 1, ये थीटा 1 माना है बनने, प्लस S2 EDS2 cos थीटा 2 प्लस S3 EDS3 एंड cos थीटा 3। अब यहां हम थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए चूंकि E वेक्टर परपेंडिकुलर है DS1 वेक्टर, ये दोनों लंबवत है। यहाँ पे ये DS1 और ये E, तो ये दोनों लंबवत है। जब लंबवत है तो थीटा 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 90। ऐसे ही क्या हो जाएगा, E परपेंडिकुलर DS2, यहाँ पे देखिए DS2 नीचे की तरफ, E इधर, तो थीटा 2 की वैल्यू भी कितनी आ गई? 90। And E parallel to DS3, थीटा 3 की वैल्यू अपन ने कितनी ले ली? 0 डिग्री। ये सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां, तो 5 इज इक्वल्स S1 EDS1 cos 90 प्लस S2 EDS2 cos 90 प्लस S3 EDS3 and cos 0। तो 5 इज इक्वल्स टू, cos 90 कितना होता है? 0। S1 EDS1 0 प्लस S2 EDS2 cos 90 कितना है? 0 प्लस S3 EDS3 और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। 0 किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 0। 0 किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 0। तो 5 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 0 एंड प्लस S3 EDS3। अब E विद्युत क्षेत्र तो कैसा है? नियत है। विद्युत क्षेत्र नियत है तो E कहां जाएगा? बाहर। क्या आ गया आपके पास? यहां से 5 इज इक्वल्स टू E
इंटीग्रेशन ऑफ S3 ds3। अब यहां हमने लंबाई कितनी मान रखी है, L, तार की लंबाई कितनी थी, L। तो चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ S3 ds3 क्या है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, S3 ds3। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, 2 पाई r h। यहां हाइट कितनी है इसकी, h की जगह हमने क्या ले रखा है, l। तो इंटीग्रेशन ऑफ S3 ds3 कितना हो जाएगा, 2 पाई r l। ये वैल्यू यहां रख दूं, phi is equals to E into 2 पाई r l। ये आपका इक्वेशन नंबर 3। यहां तक हमारा आधा काम हो गया। एक बार दोबारा समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्या किया, ये तार लिया, ये तार XY, इसकी लेंथ कितनी है, L। अपन ने इसको अक्ष मान लिया, और ये जो डिस्टेंस r थी इसको हमने रेडियस मान लिया, त्रिज्या मान ली, और एक ऐसे बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की परिकल्पना की जिसके वक्र पृष्ठ पर बिंदु P स्थित है। अब हम इससे संबंध विद्युत फ्लक्स देखना है, तो हमने फॉर्मूला लगाया कि phi is equals to E dot ds। अब E dot ds इसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया, कौन कौन सा, 2 तो इसके वृत्ताकार भाग और एक इसका वक्राकार भाग, और इनका समाकलन कर दिया अपन ने, पृष्ठीय समाकलन किया, S1 S2 और S3। तो phi की वैल्यू मतलब इस पूरे बेलनाकार पृष्ठीय संबंध जो फ्लक्स आया वो कैसे आया, E डॉट ds1, E डॉट ds2 और E डॉट ds3। यहाँ ds1 ds2 ds3 क्या है, अलग अलग अल्पांश है। हमने इनके मध्य के कोण देखे, 2 कोण 90, एक 0। जो 90 था cos 90 की वैल्यू 0, तो ये दोनों 0 हो गए। ये वाला पद बचा आपका cos 0 की वैल्यू 1। E जो था ये कांस्टेंट था, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ ds3। अब ds3 क्या था, ds3 ये अल्पांश था, हमें तो इस पूरे बेलन के कारण चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अल्पांश का समाकलन करेंगे। जब हम समाकलन करेंगे तो बेलन का पूरा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लेंगे। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई r l। तो phi बराबर कितना आ गया, E इंटू 2 पाई r l। ये तो हमने कहां से निकाला है, फ्लक्स की परिभाषा से। अब हम क्या लगाएंगे, गाउस का नियम। तो देखिए गाउस के नियम से, गाउस का नियम क्या कहता है कि phi is equals to 1 upon epsilon naught of sigma q। अब हमें सिग्मा क्यू का मान ज्ञात करना है, तो चूंकि L लंबाई वाले तार का रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा है, अतः बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश, हमें क्या चाहिए, सिग्मा क्यू। देखो बड़ा सिंपल सा है, जब मैंने आपको रेखीय आवेश घनत्व पढ़ाया था, वहां आपको फॉर्मूला बताया था कि लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल। हमें क्या चाहिए, क्यू। क्यू बराबर कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल। बहुत सिंपल सा था, वहां भी बताया था, यहां दोबारा से देख लो, सिग्मा क्यू बराबर कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल। रेखीय आवेश घनत्व का मतलब क्या हो गया, एकांक लंबाई में आवेश, तो एकांक लंबाई में आवेश कितना है, लैम्डा। कुल लंबाई कितनी है, एल, तो आपके पास कुल आवेश आ गया, लैम्डा इंटू एल। मान लीजिए 1 मीटर में आवेश है 5 कूलम, 5 मीटर का तार है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 इंटू 5 25 कूलम। तो एकांक लंबाई का लैम्डा, कुल लंबाई एल, तो सिग्मा क्यू कितना हो गया, लैम्डा इंटू एल। सिग्मा क्यू बराबर लैम्डा एल। लेट्स सपोज, या सिग्मा क्यू का ये सीधा मान यहाँ रख दें हम, तो फाई बराबर कितना आ गया आपके पास, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट
and lambda into L. Let's suppose this one is equation number 4. अब आप एक बार इक्वेशन नंबर 3 की तरफ देखिए. इक्वेशन नंबर 3 क्या कह रही है? phi is equals to E into 2 pi RL. जबकि इक्वेशन नंबर 4 क्या कह रही है? phi is equals to 1 upon epsilon naught lambda into L. दोनों के LHS इक्वल है, दैट मींस RHS भी क्या होंगे? इक्वल होंगे. From equation 3rd and 4th we get, हमें क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इसको आप इधर रखिए. E 3rd और 4th से क्या आ रहा है आपके पास में? E into 2 pi RL is equals to 1 upon epsilon naught lambda into L. रख दिया अपन ने दोनों का आमने सामने, है ना? मुकाबला करवा देते हैं हम. यहाँ देखो, L यहाँ भी है, L यहाँ भी है. L से L कैंसिल आउट, और कुछ कट नहीं रहा. हमें E चाहिए, तो E is equals to 2 pi R को नीचे भेज दीजिए. 1 upon 2 pi epsilon naught R, और ऊपर क्या है? लैम्डा. तो ये क्या बन गया आपके पास में? 1 upon 2 pi epsilon naught and lambda upon R. अब यहाँ पे 2 pi epsilon naught आ रहा है. अगर यहाँ पे 4 pi epsilon naught होता तो इसको मैं K लिख सकता था. तो हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई, और 2 से इसको क्या कर देंगे? 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, तो E is equals to 2 lambda upon 2 into 2 pi epsilon naught. हमने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया. 2 को 2 पाई से करेंगे 4 पाई, तो 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम क्या कहते हैं? के गुलाम नियतांक. तो E बराबर कितना आ गया आपके पास? 2 के लैम्डा अपॉन, ये आपके पास अपरिमित लंबाई वाले किसी चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है. यहाँ पे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह हमने क्या लिख दिया? के. तो क्या बन गया? 2 के लैम्डा अपॉन आर. अगर इसी को आपको सदिश रूप में दर्शाना हो, सदिश रूप, तो आप क्या करेंगे? E वेक्टर इज इक्वल्स टू 2 के लैम्डा अपॉन आर एंड आर कैप, जहां आर कैप क्या है? विद्युत क्षेत्र E सदिश की दिशा में एकांक सदिश है, जिसकी दिशा सदैव इस तार के लंबवत होती है. तो ये आपके पास किसी अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है. इसमें हमने क्या क्या देखा? देखिए, फाइनली हमारे पास आया E is equals to, E vector is equals to 2k lambda upon R and R cap. यहां से क्या क्या स्पष्ट हो रहा है? अतः स्पष्ट है कि जो E है वो प्रोपोर्शनल है किसके? लैम्डा के. अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रेखीय आवेश घनत्व के समानुपाती होती. तो समानुपाती अगर आपको ग्राफ बनाना पड़ जाए तो आपको ध्यान रखना है, समानुपाती का ग्राफ हमेशा कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन. तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और लैम्डा के लिए कर रहे हैं अभी हम. तो अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा के मध्य अगर आपको ग्राफ बनाना पड़े तो कैसा आएगा? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन. दैट मींस E इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. स्ट्रेट लाइन आएगा आपका. किसका ग्राफ है ये? E एवं लैम्डा के मध्य. अब अगर हम R के साथ देखें,
विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र क्या है, E में दूरी R के सापेक्ष पर E क्या आ रहा है आपके पास में, यहां से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, अर्थात पार से दूरी बढ़ने पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण घटता, और व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ कैसे बनाते हैं, ये मान लीजिए इधर आपका E, ये आपका R, क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो ग्राफ ऐसे, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। किस में था ये, E एवं R के मध्य। तो ये आज हमने देखा किसी अनंत रेखीय आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे नेक्स्ट क्लास में हम अगला अनुप्रयोग पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।